नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। उसमें कौन कौन से प्रावधान थे। उसके बाद हम आएंगे, जैसे से आगे बढ़ेंगे, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जितने फैक्ट्स वगैरह होंगे उनको हम आपको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वीडियो मैंने माउंटबेटन योजना के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वो भारत आए और अपनी योजना प्रस्तुत की। उस योजना को प्रस्तुत करने के बाद जब भारतीयों की उस प्रति सहमति हुई तो वो ले जा करके उसको, चूँकि वो अधिनियमित जब तक होगा नहीं तब तक कुछ होना नहीं है, तो इस वजह से वो इंग्लैंड गए और उस जो उनके द्वारा माउंटबेटन योजना को अधिनियम के तहत वो प्रस्तुत करते हैं, तो वो ब्रिटिश संसद में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत होती है और बाद में जब स्वीकृति मिलने के बाद वो अधिनियम बन जाता है। तो कैसे कैसे स्वीकृति मिली उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आइए उसमें कौन कौन से प्रावधान थे उनका हम जिक्र करेंगे। भारत जब आज़ाद हुआ तो उसकी स्थिति कैसी थी उसकी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दरअसल जब ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, लेकिन इससे इस विधेयक को स्वीकृति से पहले ये क्या था, एक विधेयक था। विधेयक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में। मतलब जैसे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो सर्वप्रथम 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में 18 जुलाई 1947 को उसको राज्य की स्वीकृति जब मिलती है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के शासन साइन होते हैं ना स्वीकृति, उसी तरीके से वहां भी जब राज्य की स्वीकृति मिलने के बाद ये विधेयक क्या हो गया, अधिनियम बन गया। और जब ये अधिनियम बन गया तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको भी हम आपको जिक्र करके बताएंगे कि आखिर क्या क्या प्रावधान उसमें किए गए थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें उसकी स्थिति कैसी थी, और जब ये प्रावधान किए थे भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए इसमें कौन कौन से कैसे कैसे प्रावधान वगैरह किए गए थे, उनकी स्थिति के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रावधान किए गए थे 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। अधिराज्य का मतलब यही है क्योंकि इनका अपना भारत का तत्समय कोई अपना संविधान, लिखित संविधान वगैरह तो इनका था नहीं, तो इस वजह से क्या था कि अधिराज्य था और ये ब्रिटिश सरकार के अधीन ही रहेंगे। कहने का मतलब है आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र है लेकिन वैदेशिक मामलों में अभी भी ब्रिटेन इनके ऊपर रहेगा, क्योंकि ना तो अपनी सेना थी भारत के पास, ना पाकिस्तान के पास अपनी सेना वगैरह थी नहीं। तो इस वजह से ताकि भारत के ऊपर कोई विदेशी हमला वगैरह ना हो जाए, लेकिन इस वजह से क्या था कि ब्रिटिश सरकार अभी भी उसको अधिराज्य के रूप में बनाए थे, लेकिन उसके अधिकार वगैरह भारत को लगभग पूरे दे दिए गए थे। तो जब स्वतंत्र हुए तो भारत और पाकिस्तान दोनों क्या थे, अधिराज्य थे, मतलब एक किसी राज्य के अधीन थे। तो कैसे थे, वैसे तो स्वतंत्र हो गए थे लेकिन अभी भी ब्रिटेन के अधीन ही थे। दोनों राष्ट्रों के अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे, मतलब भारत और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल अलग अलग बनाए जाएंगे, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। आगे चल करके भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में सी राजगोपालाचारी बन जाते हैं और उसके बाद में आगे चल करके देखेंगे तो गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हुई बातें। इसके बाद हम देखेंगे तो देसी रियासतों के संदर्भ में ये बात कही गई थी कि देसी रियासतों के संदर्भ में कि देसी रियासतें किसी में भी शामिल हो सकती हैं, चाहे वो चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती। तो ये बातें कही गई थी। आगे चल करके हम देखेंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी, हैदराबाद थी, इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग कह सकते हैं ऐसी स्थितियां बनाएगी। उनको अलग अलग जगहों पे भारत में जैसे हैदराबाद को शामिल किया गया। जूनागढ़ में जैसे देखेंगे तो वहां पर क्या किया गया था, वहां पर वोटिंग वगैरह कराई गई थी, इस वजह से फिर शामिल किया गया। और लेकिन अगर जब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर तो उसकी स्थिति अलग थी। आगे चर्चा की जाएगी कि जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के पीछे कैसी 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 प्रक्रिया को फॉलो किया गया, तो उनका हम आपको जिक्र करेंगे। तो आगे कभी बताएंगे तो उसका हम जिक्र करेंगे। तो देसी रियासतों के किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट थी, वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती हैं। अलग अलग मतलब कि अब इन दोनों देशों के पास अपना मैंने बताया ना कि उनका संविधान तो था नहीं, इस वजह से क्या था कि अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जब संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो देखिए इसमें लिखा हुआ है संविधान सभा का गठन किया जाएगा एवं वर्तमान संविधान सभा, मतलब संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो संविधान सभा नए संविधान बनने तक विधानमंडल के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य करेगी। लाइन थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब जो विधानसभा ही है
संविधान सभा ही क्या करेगी, विधानमंडल मतलब संसद के रूप में काम करेगी। तो चूंकि संविधान तो है नहीं, लेकिन कैसे कार्य करेगी, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जहां तक संभव हो सके था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य करेगी। तो याद रखिएगा, अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और जब संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो वो संविधान सभा ही क्या करेगी, संसद के रूप में कार्य करेगी, मतलब विधानमंडल के रूप में काम करेगी, और किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य करेगी। इसमें जब मैं आगे बताऊंगा, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तो मैंने बताया ना कि जो संविधान सभा ही थी वही क्या आगे चल करके संसद बन गई, संसद थी। तो इसमें एक बात आप समझिएगा, जब भारत में, क्योंकि मैंने बताया था कि संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो इसमें कहते हैं कि जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, और जब उसी संविधान सभा की संसद के रूप में या विधानमंडल के रूप में बैठक होती थी तो लोकसभा के जैसे जानते हैं ना, जीवी मावलंकर प्रथम थे, तो वो अध्यक्षता करते थे। तो ये याद रखिएगा, वो अध्यक्षता करते थे। उसी तरीके से मैंने बताया ना, विधानमंडल के रूप में काम करेगी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य करेगी। अब इसके यहाँ पर विधानमंडल को भी इतनी शक्तियां दी गई थी कि वो चाहे तो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही वो उसको रद्द भी कर सकती थी। मतलब कि संसद को इतनी पावर दी गई थी इस अधिनियम के तहत कि वो इसी अधिनियम को ही रद्द कर सकती थी। लेकिन वो करेगा क्यों? क्योंकि कोई मतलब नहीं ना करने का, इतने लंबे अरसे के बाद में स्वतंत्रता मिली थी, फिर उसी अधिनियम को रद्द करने का कोई औचित्य बनता नहीं। लेकिन अब प्रावधान था कि चाहे तो रद्द कर सकते थे। और देशी रियासतों के बारे में भी था कि वो चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान के तहत रहें, या चाहे तो ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का जो कह सकते हैं अधीन थे वो समाप्त कर दिया गया था। चाहे तो रह सकते हैं, नहीं चाहे तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे स्वतंत्र रह जाए। और इसमें कही गई कि सीमा का निर्धारण करने के लिए, चूंकि मैंने बताया ना कि भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ लाइन, आप जानेंगे भारत और पाकिस्तान की रेडक्लिफ लाइन है, तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जो क्या करेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करेगा। चूंकि मैं आपको बता दूं, इसे भारत का मैप बना दूं छोटा सा, ये भारत का मैप हो गया। तो लेकिन तत्समय क्या था, जैसे ये वाली लाइन आप देखते हैं ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। ये क्या रेडक्लिफ लाइन है? ये रेडक्लिफ लाइन है। भारत इधर पाकिस्तान है, इधर भारत, इधर भारत है, और उस समय तो यहाँ भी पाकिस्तान था। तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान, ये हिस्सा बांग्लादेश वाला हिस्सा भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, ये भारत था। तो इनके बीच में सीमा का निर्धारण करने के लिए एक बंगाल के साइड में, एक कह सकते हैं कि इधर पंजाब के साइड में सीमा का निर्धारण करने के लिए यहाँ पर एक दो आयोगों का गठन किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ कर रहे थे। आगे आने वाले समय में भी देखेंगे तो रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के समय बना दी गई वो सीमा के निर्धारण के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें और बता दूं कि आगे चल करके जब आप देखेंगे तो बांग्लादेश तो स्वतंत्र हो गया। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में 1971 में स्वतंत्र हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि इनके बीच में कौन कौन सी लाइन है उसको मैं बता दूं कि जैसे भारत और बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान था, इसके बीच में लाइन है नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड भारत और बांग्लादेश के बीच में, पहले पाकिस्तान के बीच में हुआ करती थी। ये इधर रेडक्लिफ है, रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, रेडक्लिफ आप जान ही रहे। ऊपर की तरफ जो अफगानिस्तान पड़ता है उसके बीच में डूरंड थी, इधर मैकमोहन थी, ये सब भी थी। लेकिन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया था वो इस बंगाल के साइड में और पंजाब के साइड में अलग अलग करने के लिए किया गया था। तो याद रखिए, सीमा के निर्धारण के लिए। इसके बाद में इसमें और एक भी प्रावधान भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कोई भी अधिनियम इन दोनों अधिराज्यों पर लागू नहीं होगा। मतलब कोई भी ऐसा अधिनियम इन जो पारित कर दे ब्रिटिश सरकार, मतलब या ब्रिटिश संसद पारित भी कर देती है, तो वो भी किसी तरीके से भारत में वो अधिनियम 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में लागू नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आगे आने वाले समय में मतलब 15 अगस्त को, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाता है और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिलती है। उसमें भी एक बात का मैं जिक्र करूंगा, जब भारत स्वतंत्र होता है तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐतिहासिक भाषण दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मतलब नियति से वादा। इसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि 20वीं सदी का ये अब तक का 20वीं सदी का सबसे ऐतिहासिक और प्रभावशाली भाषण माना जाता है जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। वर्षों पूर्व नियति के साथ हमने वादा किया था, अब वह समय आ गया है कि हम उस प्रतिज्ञा को सर्वांश में नहीं लेकिन अधिकांश में पूरा करें। जब वर्तमान समय में जब सारी दुनिया सो रही है तब भारत जगकर जीवन एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है।
इतिहास में बहुत कम ही ऐसे अवसर आते हैं जब हम पुरातन युग से एक नवीन युग में प्रवेश करते हैं, जब किसी राष्ट्र की सोई हुई आत्मा जग उठती है। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये भाषण दिया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात में जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो अंतरिम सरकार में गठित किया गया था वो तो था, लेकिन इसके बाद में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया स्वतंत्रता के पश्चात, तो उसमें हम देखेंगे तो सी राजगोपालाचारी अध्यक्ष, जेएल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। इसमें आप देखेंगे तो जैसे लियाकत अली पहले वित्त मंत्री थे, इसमें षणमुखम चेट्टी आ गए, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेलवे याद रखिए, रक्षा मंत्री, खैर इन सबको आप याद रखिए, सभी इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखे हैं आपको, इनको पढ़िए और ध्यान से इसको ध्यान दीजिए इस पर। आगे आने वाले समय में इसके बाद एक वीडियो आएगा, जो मैंने बताया था आपसे कि इसके बाद एक वीडियो और आने वाला है, जो आने वाला है सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। उस वीडियो के पश्चात आपको मैं बता दूं कि प्राचीन इतिहास की शुरुआत होगी और प्राचीन इतिहास के वीडियोज आपके सामने जल्द से जल्द उपस्थित हो जाएंगे। तो एक वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का और बचा, उसको मैं खत्म करूंगा, इसके बाद हम आएंगे प्राचीन इतिहास पर। और एक वीडियो में प्राचीन इतिहास तो मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन एक वीडियो में मेडुअल हिस्ट्री में छूटा हुआ है, जिसमें मैंने बात की थी शेरशाह सूरी की, सूरवंश की बात की थी, वो वीडियो छूट गया था, इसलिए उस वीडियो को भी मैं कवर करूंगा, लेकिन आने वाले समय में करूंगा। प्राचीन इतिहास की श्रृंखला आपके सामने जल्द से जल्द आ जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम वगैरह काफी जल्द आपके समझ आने वाले हैं, कई सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से जरूरी यही है कि प्राचीन इतिहास को, चूंकि एक सेक्शन ऐसा है, आप देखेंगे तो परीक्षाओं में प्रश्न प्राचीन इतिहास से बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा को जब आप उठाएंगे तो प्राचीन, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के 30 प्रश्न आए तो उसमें से 5 से 6 प्रश्न प्राचीन इतिहास के आते हैं, बाकी के मॉडर्न हिस्ट्री के, मेडुअल हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की ज्यादा वेटेज रहता है, लेकिन चूंकि जो 5 से 6 प्रश्न आते हैं, और आप अपने विगत वर्षों में जितना आप देखे होंगे कि आपने 10 साल 5 साल या जितने भी आप प्रीवियस पेपर वगैरह सॉल्व करते होंगे, या मान लीजिए अब 1-2 पेपर जो वगैरह एग्जाम वगैरह जो आप दिए होंगे, तो उसमें से रेशियो ही रहता है 5 में से आपके 3 या 4 गलत हो जाते हैं। ये रहा है लगभग रेशियो आपको देखने को मिलेगा, जितने आते हैं वो नहीं सही हो पाते हैं। इस वजह से जरूरी है कि प्राचीन इतिहास को थोड़ा सा गहनता के साथ अच्छे से पढ़ा जाए और आसान भाषा में, सहज लहजे में आपके सामने में उपस्थित करेंगे, ताकि आप उसको देखें और आपको उसका काफी बेनिफिट भी मिल सके। तो जल्द से जल्द आपके सामने प्राचीन इतिहास की श्रृंखला आने वाली है, उसको देखें। एक वीडियो और मैंने बताया ना, वो मैं डालूंगा, इसके बाद तुरंत प्राचीन इतिहास की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। मैं पहले बता दूं, आप लोग अपने लिए एक नया रजिस्टर वगैरह बना लीजिए प्राचीन इतिहास की, जल्द से जल्द वीडियो आएगी। और मैं बता दूं, 2 महीने का मैंने टारगेट ले रखा है, उस प्राचीन इतिहास को मैं 2 महीने में खत्म करने की कोशिश करूंगा। प्राचीन इतिहास 2 महीने में खत्म हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।